डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने गुरुग्राम का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने 9 दिसंबर को होने वाली रैली का न्योता भी दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि जेजेपी का स्थापना दिवस समारोह ऐतिहासिक होगा। वहीं उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में जेजेपी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। नौ तारीख को पार्टी का 5वां स्थापना दिवस भिवानी बनाया जा रहा है। आज गुड़गांव के अंदर जिले के सभी साथियों को उसके लिए आमंत्रित भी किया है, जिम्मेवारी भी लगाई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी साथी भिवानी पहुंचकर पार्टी के 5वां स्थापना दिवस को ताकत देने का काम करे। वही डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को ये दर्शाएं कि उनका संगठन, उनका पौधा आज फल देने वाला पेड़ बन चुका है और यही इसी प्रकार से साथी मेहनत कर प्रदेश में संगठन को और नई ऊंचाई पर पहुंचाएगा। हरियाणा रोडवेज में नई टिकटिंग व्यवस्था ई टिकटिंग की सौगात दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिजिटल योजना को भी अब सोनीपत में बल मिला है। परिवहन डिपो सोनीपत के जीएम राहुल जैन ने बसों को रवाना किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रेरणा से हरियाणा रोडवेज में ओपन लूप टिकटिंग सिस्टम को लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है। इस नई ई टिकटिंग व्यवस्था से न केवल यात्रियों को लाभ मिलेगा बल्कि हरियाणा रोडवेज के कंडक्टर भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। प्रारंभिक चरण में इस टिकटिंग परियोजना को 6 रोडवेज डिपो चंडीगढ़, करनाल, फरीदाबाद, सोनीपत, भिवानी और सिरसा में लागू किया गया है। इसी तरह हरियाणा रोडवेज के शेष 18 डिपो में जनवरी 2023 के अंत तक परियोजना को लागू कर दिया जाएगा। ये बहुत ही क्या कहते हैं गर्व की बात है कि सबसे पहले हिंदुस्तान में हरियाणा राज्य परिवहन के अंदर यह सेवा शुरू की गई है और वो भी आदरणीय क्या कहते हैं माननीय हमारे राष्ट्रपति महोदय द्वारा जारी की गई है। और इसका सारा श्रेय हम अपने पीएसटी महोदय और डीजी महोदय को देते हैं। मशीन नंबर 647 मशीन ई टिकटिंग से बहुत बड़ा फायदा रोडवेज को। एक तो परेशानी खत्म हो गई है, पंचिंग करते थे उस पे गलत पंच लग जाता था। अब इसमें स्टेज डालनी है, टिकट निकाल के देनी है। गुरुग्राम में आहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर यादव समाज ने बैठक की। इस दौरान यादव समाज ने कहा कि केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का बहिष्कार करेंगे। आपको बता दें कि आहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर बीते 4 फरवरी से धरना पर बैठे हैं। वहीं यादव समाज ने कहा कि केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के बहिष्कार की रणनीति तैयार की गई है। 4 फरवरी से आहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर गुरुग्राम में धरना चल रहा है। प्रदर्शन हुए और चक्का जाम की भी कई बार कोशिशें की गई और कई बड़े प्रदर्शन भी हुए। महापंचायत जो हरियाणा में मशहूर है वो भी हुई, लेकिन करीब 9 महीने हो गए और आज इसकी क्या स्थिति है यह मैं पहुंचा हूं। और एक कंक्लूजन, चूंकि तमाम आगे भी ये लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, 18 को महापंचायत इससे पहले भी हुई। शुरुआत करेंगे सर, कई बार आपका भी चेहरा बदला, इससे पहले कोई और थे यहाँ संयोजक, अब आप बने हो। 9 महीने में क्या कुछ मिला? देखिए, यहाँ संयोजक तो पूरा समाज है, हम तो इसके कार्यकर्ता है जो समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। और 9 महीने से हम यहाँ लगातार बैठे हुए हैं और जहाँ भी बात शक्ति प्रदर्शन की 23 मार्च की हो या 23 सितंबर की हो, दिल्ली जंतर मंतर की, उस पर हमने करके दिखाया, पर सरकार का हमारे पास कोई जवाब नहीं आया, जिसको लेकर हमने 18 तारीख को चक्के जाम की एक चेतावनी सरकार तक दी थी। और जिसको लेकर प्रशासन ने जो व्यवहार यहाँ किया था,
जो हमारे बुजुर्गों पर लाठी चलाई थी, महिलाओं पर चलाई थी, गांव के अंदर तक घुस गए थे, उसको लेकर पूरे समाज में एक रोष था, जिसको लेकर यहाँ पंचायत 23 तारीख को बुलाई गई थी और पंचायत में फैसला किया गया था जो हमारे युवा साथियों पर और जो बच्चों पर मुकदमे लगाए गए उनको मुकदमे से जल्द हटाया जाए। लोग कहते हैं कि निगम का चुनाव होना है और आप लोग में कई ऐसे हैं जो नेता शामिल हो गए हैं, इसके आधार पर आप लोग चुनावी रणनीति कर रहे हो। देखो भैया, ये एक भावनात्मक मुद्दा है और कहीं ना कहीं ये भावना से जुड़ा हुआ मुद्दा है, क्योंकि यादव समाज एक ऐसा समाज रहा है जब भारत माता की को ऊपर कोई संकट आया है तो बढ़ चढ़कर अपना बलिदान देकर मां भारती की सेवा की है। और ये भावनात्मक मुद्दा है, ये कोई हम किसी का आरक्षण नहीं मांग रहे, कोई आर्थिक मदद नहीं मांग रहे, ये तो कोई मरने के लिए कोई कौम ऐसी है जो कंधे पे नाम मांगती हो। ये मरने के लिए नाम मांगते तो क्या भूपेंद्र यादव मैं नाम ले रहा हूँ और राव इंद्रजीत, ये लोग भी तो यादव है और आप ही के समाज से और मजबूत स्थिति में है। देखो भैया, राव इंद्रजीत सिंह ने बारंबार आवाज उठाई है, इसको हम मना, एक बार भी नहीं आए यहाँ। सुनो मैं बताता हूँ, यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पर राव इंद्रजीत सिंह अपना समर्थन दे चुके हैं, आ चुके हैं। निश्चित तौर पर देखिए 4 फरवरी से शुरू हुई यात्रा अब आखिरी पड़ाव पे है और देखना है, हालांकि इससे पहले भी मैं देख चुका हूं, यहाँ महापंचायत भी देखा हूं और तमाम प्रदर्शन देखे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि 18 दिसंबर को ऐतिहासिक होना है और हो सकता है कि जो तमाम बड़े नाम हैं इनका बहिष्कार हो और इनके साथ चुनाव भी होने हैं और उसमें भी इनका पूर्ण रूप से बहिष्कार हो। हालांकि ये समाज का फैसला है और देखना है कि समाज क्या कुछ फैसला लेता है। सुशील सिंह, हर खबर, गुरुग्राम। 4 सोनीपत में 2 से 4 दिसंबर तक आयोजित होने वाले गीता जयंती समारोह की तैयारियां प्रशासन की ओर से पूरी कर ली गई है। जगह जगह बैनर पोस्टर लगा दिए गए हैं जिसमें भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप को दर्शाया गया है। गीता जयंती बैनर पोस्टर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तस्वीरें भी दर्शाई गई है। गीता जयंती की नोडल अधिकारी सिटी मजिस्ट्रेट डॉक्टर अनमोल ने बताया कि सभी अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी गई है और शहर में गीता जयंती के अंतिम दिन शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी और संपूर्ण शहर गीता के रंग में रंगा हुआ नजर आएगा। साल की तरह इस साल भी 2 से 4 दिसंबर तक गीता जयंती समारोह सोनीपत में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। इसके लिए अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी गई है, सभी विभागों को उनकी जिम्मेवारी तय कर दी गई है। हम शहर में को गीतामय बनाने के लिए दीवारों पर वॉल पेंटिंग्स करवाई जा रही हैं। बच्चों द्वारा गीता आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। एक नगर शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। वहीं महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणुका भाटिया द्वारा की गई पहल के बाद फरीदाबाद में काफी समय से लंबित मामलों की सुनवाई की जा रही है, जिसको लेकर लगभग 14 जिलों के शिकायतकर्ता और उनसे संबंधित पुलिस अधिकारी यहां पहुंचे हुए हैं। चेयरपर्सन के अनुसार दिसंबर तक इस साल के पेंडिंग केसों की सुनवाई पूरी की जाएगी। उन्होंने कहा कि घरेलू हिंसा के ज्यादातर मामलों के अलावा तलाक के मामले भी शामिल है जो अदालतों में लंबित है और यहां आपसी सहमति से दोनों पक्षों को सुनकर निपटाए जा रहे हैं। है कि वो हर जिले में जाकर वहाँ की हेयरिंग्स ले। तो हमने मेरी ज्वाइनिंग 19 जनवरी की थी 2022, तब से लेकर अब तक हमने जितने मामले जितने जिलों में हमने विजिट किया था हेयरिंग्स का, उसके अतिरिक्त जो बच गए थे केसेस या जो रीपेंडिंग थे केसेस रीड करने वाले और कुछ नए, क्योंकि दिसंबर है आप सब जानते हैं, हम क्लोज कर दे इस साल के केसेस अधिक से अधिक सॉल्व कर दे, ये हमारा प्रयास है। तो इसलिए वो पेंडिंग केसेस हमने बुलाए हैं, वो लगभग 35 से 40 के बीच में है। मैं 1.5 महीने से बहुत परेशान हूँ। मेरी बेटी नहीं है, किसी के बहकाव में चली गई है और हमारी कार्रवाई नहीं हो रही है। कौन से थाने की पुलिस जो है कार्रवाई नहीं कर रही? ये डबुआ थाना है और पुलिस चौकी सैनिक की है। पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है आप? नहीं। अच्छा, जो आज यहाँ पर क्यों आए हैं यहाँ पर आप? यहाँ पे मैडम आई बड़ी वाली, उनके पास आए अपनी फरियाद लेके। यहाँ सोनीपत से लाल दरवाजे से। सोनीपत से फरीदाबाद आना पड़ा इस मीटिंग में, क्या समस्या है जो लेकर आए? जी हमारी कोई सुनाई नहीं हुई, हमारे साथ मार पिटाई हुई है, घर में घुसका मारा जी
अरे हमारी महिला थाने में कोई हमारी सुनाई नहीं हुई जी। मैंने दरखास्त भी दे लिए और 3 दिन से भी गए जी हमारे से, और हमारे से धमकी दी है। ठीक है, और बोला जो तुम्हारा आगा वो करोगे तुम्हारी ये दरखास्त हो जाओगी, और मार पिटाई हमारे साथ करिए जी। मेरी लड़की के भी कपड़े पाड़े गए, मेरे भी कपड़े पाड़े गए हैं, मार पिटाई हुई हमारे साथ। घर में घुस कर हमारे डंडों ये मोहल्ले के जी। मतलब जो सोनीपत में आपके मोहल्ले में रहते हैं उन्हीं की? हाँ जी, पड़ोसियों ने मारे जी। घर में घुस के कोई बात नहीं, हमारा वो भाई रहते हैं साथ में, उनका हमारा चलता रहता है थोड़ा बहुत। पड़ोसियों ने हमारे में घर में घुस कर मारा। ये जी जो है हमारा भांजा 2 बच्चों की माँ थी, उससे शादी कर ली इसने। शादी नहीं की, ऐसे ही रखने लगा। वहीं सोनीपत कॉन्फ्रेंस हॉल में अध्यापकों की बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता अतिरिक्त उपायुक्त अंकिता चौधरी ने की, जिसमें एचटेट की परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से संपूर्ण कराने को लेकर चर्चा की गई, जिस पर उपायुक्त ने अध्यापकों को परीक्षा केंद्रों से संबंधित जरूरी निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि एचटेट परीक्षा को लेकर सोनीपत जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। अब की बार सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाएं आयोजित करवाई जाएंगी। वहीं पुलिस प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों पर पुलिस के जवानों की तैनाती भी कर दी है। क्योंकि एचटेट की जो परीक्षा है वो सोनीपत जिले में 3 और 4 तारीख को होनी है। 3 को एक शिफ्ट में होगा और 4 को 2 शिफ्ट में किया जाएगा। हमारे यहाँ पे हमने ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगा दिए हैं। सब सेक्टर सुपरिटेंडेंट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो समझा दी गई है। हमारे यहाँ पे जो फिस्टिंग टीम है उसकी जो है सीसीटीवी और जैमर्स ये सारी तैयारियां कर ली गई हैं। पुलिस बल है उसकी भी व्यवस्था जो है उचित कर ली गई है। हमारे जिले में 22 सेक्टर है, 22 स्कूल कॉलेजेस में 32 सेंटर है, तो प्रत्येक सेक्टर पर हमने पर्याप्त मात्रा में पुलिस बनाई है। हरियाणा बिजली वितरण निगम की ब्याज माफी योजना के तहत अंतिम दिन डिफॉल्टर उपभोक्ता बिजली कार्यालय पहुंचे। सोनीपत में 1200 डिफॉल्टर उपभोक्ताओं ने ब्याज माफी योजना का लाभ उठाकर अपने बिल भरे हैं और वहीं विभाग को भी लाखों रुपए का फायदा पहुंचा है। हालांकि डिफॉल्टर सूची में 5000 से ज्यादा नाम थे। अंतिम दिन सोनीपत में काफी उपभोक्ताओं ने योजना का लाभ उठाया और सोनीपत जिले में बिजली विभाग की ओर से 1200 उपभोक्ताओं ने 15 लाख रुपए का ब्याज माफ करवाया है और बिजली के बिल भरकर खुद को डिफॉल्टर की सूची से बाहर किया है। बिजली निगम के तहत 31 दिसंबर 2021 से बकायेदारों उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिल ब्याज माफी योजना शुरू की गई थी। बंदे ने 12/2021 से पहले का बिल रोक रखा था, उसके सरकार ने स्कीम के तहत चलते ब्याज माफ कर दिया। जो एक बार भरेगा उसको 5% का भी फायदा मिलेगा, जो एक बार नहीं भरेगा उसको सिर्फ सरचार्ज का फायदा मिलेगा। हमारे ऑफिस के अंदर लगभग 5000 कंज्यूमर ऐसे एलिजिबल थे जो इस सुविधा का लाभ उठा सकते थे, जिनमें से लगभग तकरीबन 1200 कंज्यूमर ने इसका फायदा उठाया है और उनका करीबन 15 लाख के करीब ब्याज भी माफ हुआ है। सरकार के द्वारा जिस प्रकार से ये योजना चलाई गई कितनी कारगर साबित हुई है और खासतौर पर विभाग को कितना इसमें फायदा हुआ? विभाग को भी काफी फायदा हुआ है तथा कंज्यूमरों को भी काफी उनका ब्याज माफ हुआ है। दस एकड़ जमीन पर बनी अवैध झुग्गियों को आज हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की टीम ने पुलिस की मौजूदगी में तबाह कर दिया। करीब 3 साल पहले इस जमीन पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया था, जिसके बाद इस जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा किया। वीडियो में देख सकते हैं कि तस्वीरें फरीदाबाद के बल्लभगढ़ ट्रांसपोर्ट नगर की है, जहां आज हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की टीम ने पुलिस की मौजूदगी में 10 एकड़ जमीन में बसी झुग्गियों को तबाह कर सरकारी जमीन को खाली करवाया है।
सर यहाँ तोड़फोड़ की जा रही कौन सी जगह है और क्या कारण? ये 61 सेक्टर है हमारा हुड्डा HSBP का, और इसमें ये हमारा पहले केस चला था, ये हार गए और ये हमने कब्जा ले लिया इन पे से। इन्होंने अवैध कब्जे बना रखे थे तो वो तोड़ रहे हैं साहब, खल कर रहे हैं। एक ट्रांसपोर्ट नगर है हमारा, 10 एकड़ जमीन में है ये। और एक ट्रांसपोर्ट नगर है अपना। तो इनको पहले नोटिस दिया गया था? नहीं, नोटिस नहीं दिया था। जो मालिक थे इनके, जो किसान थे जो पहले थे, वो किसानों से हमने एक्वायर करी थी, तो ये किसान नहीं है, ये ऐसे ही बैठ गए थे बाद में। अच्छा, वैसी बना लिया? हाँ, ये झोंकी वैसी बना ली है। वहीं सोना में अरावली की पहाड़ी पर वन विभाग की टीम ने पीला पंजा चलाया है। बताया जा रहा है कि रायसीना में बने फार्म हाउस पर वन विभाग की टीम ने बुलडोजर चलाया। आपको बता दें कि अवैध रूप से अपना कब्जा जमाया हुआ था, जिसके बाद वन विभाग ने जमीन को मुक्त कराया है। साथ ही वन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि जमीन की पहले भी पैमाइश कराई गई थी। वहीं इस मौके पर भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। ये रायसीना सेक्शन 4-5 का एरिया है, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जिसको वन घोषित किया गया है। तो हमारी भूमि में, वन भूमि में कुछ फार्म हाउस थे, 8 फार्म हाउस थे, जिनको हमने पैमाइश करवाई डिपार्टमेंट की तरफ से। पैमाइश के उपरांत ये हमारी भूमि में पाए गए। ये पैमाइश फरवरी 2021 में करवाई थी। इनको उस टाइम पे सबको नोटिस दिया गया था। नोटिस के उपरांत इन सभी ने कोर्ट में अपील की थी। खबर गुरुग्राम से है, जहां ज्वेलरी लूटने के इरादे से आए 4 बदमाशों ने ज्वेलरी दुकान के मालिक और उसके दोस्त पर गोली चला दी। गोली जोरी के हाथ में जा लगी, जिसके बाद बदमाश जोरी से ज्वेलरी और पैसे वाला बैग को छीनकर भागने लगा, लेकिन वहां पर मौजूद लोगों की मदद से पैसे और ज्वेलरी का बैग बच गया। स्थानीय लोग आरोपियों से बैग और पैसे लेने में सफल रहे, जिसके बाद पीड़ित ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मामले को गंभीरता से देखते हुए इसे सुलझाने के लिए थाना और क्राइम ब्रांच की कई टीमें लगाई गई हैं। आभूषण निर्माता अपने दुकान से शाम को अपनी दुकान बंद करने के बाद घर के लिए चला था। एक दोस्त उसके साथ था और रास्ते में 4 लोगों ने मिलके उस पे रोक के और उससे जो आभूषण का और पैसे का बैग था वो छीनना चाहा, और जब वो उसमें कामयाब नहीं रहे तो उस पे गोली चलाई और उससे गोली लगने से वो घायल हुआ। उसकी शिकायत पे हमने बजेड़ा पुलिस स्टेशन में संबंधित धाराओं में केस रजिस्टर करके और उसकी इन्वेस्टिगेशन की गई। वहीं फरीदाबाद के साहूपुरा इलाके में रबड़ की फैक्ट्री में आग लग गई। आग लगने से फैक्ट्री पूरी तरह से जलकर राख हो गई। हादसे में फैक्ट्री के 3 पार्ट जलकर राख हो गए। हादसे के समय फैक्ट्रियों में 6 कर्मचारी मौजूद थे। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस के इंस्पेक्टर महेंद्र पाठक ने अपनी जान जोखिम में डालकर कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला। आग लगने से फैक्ट्री में लाखों का नुकसान होने की आशंका है। हालांकि अभी फैक्ट्री में आग लगने की वजह का पता नहीं लग पाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आज सुबह करीब 8:15 बजे हमें थाने पर सूचना प्राप्त हुई कि राजवती रबर उद्योग, जो कि मलेना रोड साहूपुरा में स्थापित है, उसमें बहुत भयंकर आग लगी हुई है और कुछ लेबर के लोग जो उसमें काम करते हैं वो अंदर हैं। तो हम बिना देरी के अपनी गाड़ी लेकर के पहुंचे। तो ये पुलिस स्टेशन से करीब 5 मिनट के रास्ते पर ये जगह है। यहाँ पे हम आए, उन लोगों को जो अंदर थे उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। और रबर की ये फैक्ट्री है, इसमें रबर ने काफ़ी मात्रा में आग पकड़ी हुई थी। तो हमने तमाम फरीदाबाद से 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ तुरंत मौके पर लाई।
वहीं सोनीपत के होनहार वंशज ने स्पेन में आयोजित वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर हरियाणा और देश का नाम रोशन किया है। होनहार बॉक्सर मंगलवार को जब सोनीपत पहुंचा तब उनका जोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दें कि भारत की तरफ से स्पेन में खेलने के लिए गए वंशज ने भारत के मुक्के का दम दिखाते हुए वहां सभी खिलाड़ियों को हराते हुए गोल्ड मेडल जीता। होनहार खिलाड़ी का सोनीपत लिफ्टिंग एंगल बॉक्सिंग एकेडमी में पहुंचने के बाद जोरदार स्वागत किया गया और एकेडमी की तरफ से उसे नकद पुरस्कार देकर भी सम्मानित किया गया। मैं अपने दोस्त को बहुत सारी बधाई देना चाहता हूं क्योंकि ये हमारे साथ ही करता था प्रैक्टिस। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि बहुत बहुत बधाई हो भाई को कि आगे जाके और एशियन चैंपियंस आएंगे अंडर 22 की, उसमें अच्छा करे और एशियन गेम्स में खेले, आगे जाके ओलंपिक में मेडल लाए। वंशज की इस उपलब्धि पे सबको बहुत गर्व है, हमारे लिटिल एंजल परिवार को, हमारे सारे देश को, हरियाणा को, और आगे भी हम उम्मीद करें देश का नाम करे, हमारे स्कूल का नाम करे। वंशज को बहुत बहुत बधाई और आगे के लिए, इसके सफर के लिए और इसके बाउट्स और इंटरनेशनल मुकाबलों के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इसके लिए आशीर्वाद बना रहा। हमारे लिए बहुत फख्र की बात है कि वंशज जो है वो हमारे स्कूल का बच्चा है। यहाँ की बॉक्सिंग एकेडमी में जो है वो प्रशिक्षण ले रहा है। रोहताश सर जो है वो उनके कोच है और ये सभी बच्चों के लिए, न केवल हमारे अपने स्कूल के बच्चों के लिए, पूरे देश के बच्चों के लिए एक प्रेरणा बनकर के सामने आएगा कि अगर मेहनत करते रहें, लगातार परिश्रम करें और फोकस बना के अपना रखें। वंशज को मैं कोचिंग देता हूँ पिछले 7 साल से और बहुत डिसेंट और डिसिप्लिन बच्चा है। तैयारियां लगातार चलती रहेंगी सर। अभी फरवरी में अंडर 22 एशियन है, उसकी तैयारी में लगे हुए हैं और बच्चा उसके लिए बहुत जोर शोर से मेहनत कर रहा है। वंशज ने जो लिटिल एंजल बॉक्सिंग एकेडमी में स्कूल की तरफ से जो बच्चों को इतना खेलों के प्रति, खेलों का इतना सामान और इंफ्रास्ट्रक्चर जो लिटिल एंजल बॉक्सिंग एकेडमी ने दिया है और जो रोहतास कोच साहब हैं, इनकी निरंतर लगातार ईमानदारी के साथ अपने बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए जो इतनी मेहनत करवा रहे हैं, वंशज ने वो रास्ता तैयार कर दिया है। मेरा सबसे कठोर मुकाबला मेरी सेमीफाइनल बाउट थी जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ थी, जिसमें मेरा 3-2 की स्कोरिंग आई। बाकी सारी बाउट मेरी 1 साइडेड थी। आगे की तैयारी मेरी एशियन गेम्स और एशियन चैंपियनशिप की रहेगी।